ले फिर आ गए। सब राज्य खुशे? हाँ। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में ये जो लेक्चर 2 है ये नितिन सिंघानिया कला एवं संस्कृति हिंदी में हम इसका पूर्ण रिवीजन कर रहे हैं। कला एवं संस्कृति जो कि हमारे यूपीएससी, यूपीवीसीएस व आरओ एग्जाम्स में जो भी कला व संस्कृति से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनको कवर कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, उससे जुड़े हुए नगर जैसे लोथल है, काला बनावली है, इन सभी शहरों को जो है कवर किया था। उनसे संबंधित जो वहाँ पे तथ्य मिले थे, पुरातत्व चीजें मिली थी, वस्तु मिले थे, है ना, मृदभांड थे, उनको हमने देखा था। अब इसमें हम मौर्य काल और उसकी स्थापत्य कला के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब कि 400 बीसी या 400 ईसा पूर्व। चौथी शताब्दी हो गई बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में श्रमण परंपरा, जो श्रमण परंपरा थी मतलब सुनने की परंपरा के अंग जो थे वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे। ये मतलब सुनकर ही उपदेशों को समझते थे कि कैसे जीवन को जिया जाए, क्या आचरण होना चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए, हमें क्या जीवन में प्राप्त करना है। तो क्या है, श्रमण परंपरा के अंग, यही अंग कौन कौन से थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आगमन के साथ ही गंगा घाटी का धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य परिवर्तित होने लगा। जो गंगा घाटी के आसपास का जो क्षेत्र था उसका धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य परिवर्तित होने लगा, क्योंकि दोनों धर्म वैदिक युग की वर्ण प्रथा और जाति प्रथा का विरोध करते थे। मतलब जो हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वैदिक युग में थे, वर्ण प्रथा उस और जाति प्रथा का विरोध करते थे। इसलिए इन्हें क्या हुआ? इसलिए इन्हें उन क्षत्रिय शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व से सजग हो चुके थे, है ना। जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व को पसंद नहीं करते थे, ऐसे क्षत्रिय शासकों का इन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ। जैसे ही मौर्यों ने अपनी सत्ता की स्थापना की, मौर्य जो थे आए, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उसके बाद बिंबिसार और ये अशोक, है ना, तो हम राज्य के संरक्षण में स्थापना की। तो हम राज्य के संरक्षण में व्यक्तिगत पहल के अंतर्गत विकसित स्थापत्य कला, मूर्ति कला के बीच स्पष्ट सीमांकन देखते हैं, है ना। व्यक्तिगत पहल हुई और फिर स्थापत्य कला और मूर्ति कला के बीच हम देखते हैं चीजों को। इस प्रकार मौर्य कला को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे वर्गीकृत करते हैं? तो मौर्य कला काल में एक तो होती थी हमारी दरबारी कला और दूसरी होती थी लोकप्रिय कला। मौर्य काल में दरबारी कला में क्या होता था? महल, स्तंभ, स्तूप वगैरह बनाए जाते थे, है ना। और लोकप्रिय कला जो थी वहां पे गुफाओं में जो चित्रकारी होती थी, मृदभांड होते थे, मूर्तियां होती थी। और ये दरबारी कला में जो दरबार मतलब राजा को खुश करने के लिए महल, स्तंभ, स्तूप, ये सब चीजों का था। तो चलिए आगे देखते हैं दरबारी कला में क्या क्या चीजें हैं। मौर्य शासकों ने राजनीति के साथ साथ धार्मिक कारणों से बड़ी संख्या में स्थापत्य कार्यों का शुभारंभ किया। मौर्य शासकों ने राजनीति के साथ साथ धार्मिक कारणों से बड़ी संख्या में स्थापत्य कार्यों का शुभारंभ किया। धार्मिक कारणों से, जैसे कि चैत्य गुफा, है ना, बौद्ध गुफाएं, इन सभी स्थापत्य कार्यों का शुभारंभ किया। इन स्थापत्य कार्यों को दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया जाता है। दरबारी कला समझ जाइए कि मतलब जो उन्होंने राजाओं ने धार्मिक कारणों से बनवाई हो। महल या किला देख लेते हैं। तो मौर्य साम्राज्य भारत में सत्ता में आने वाला पहला शक्तिशाली साम्राज्य था। ये पहला शक्तिशाली साम्राज्य था। पाटलिपुत्र जिसे पटना कहते हैं, में राजधानी और कुम्भराहार में महलों का निर्माण मौर्य साम्राज्य का वैभव प्रतिबिंबित करने हेतु कराया गया। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे पहले का महल ईरान में परसेपोलिस के अकमेनियन महलों से प्रेरित था। जो ईरान में परसेपोलिस था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो अकमेनियन महलों से प्रेरित था। मुख्य निर्माण सामग्री लकड़ी थी इसकी, है ना। जो चंद्रगुप्त का महल ईरान में था उसकी मुख्य सामग्री क्या थी? लकड़ी थी। मेगास्थनीज ने इस महल का वर्णन मानव जाति की सबसे बड़ी रचनाओं में से एक के रूप में किया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं।
कुम्भराहार में अशोक का महल, इस तरीके से कुछ नींव भरी हुई थी ईंटों की, इसके ऊपर स्ट्रक्चर होगा, फिर कुछ लकड़ी का स्ट्रक्चर होगा, कुछ सीमेंट का होगा ना, कुछ गारे का होगा, कुछ मिट्टी का होगा, इस तरीके से ये देखिए अभी भी अवशेष मिले हैं। तो मतलब ये 400 बीसी, मतलब लगभग 2600 साल पहले, है ना। अब देख लेते हैं इसके बारे में। जो इसी प्रकार कुम्भराहार में स्थित अशोक का महल भी एक विशाल संरचना है, विशाल संरचना है। इसमें एक ऊंचा केंद्रीय स्तंभ था, एक ऊंचा ऐसे केंद्रीय स्तंभ था, और यह एक 3 मंजिला लकड़ी का ढांचा था। महल का की दीवारों को नक्काशी और मूर्तियों से सजाया गया था। अब स्तंभ के बारे में देख लेते हैं। अशोक के राज्यकाल के दौरान स्तंभों के शिलालेख, स्तंभों पे शिलालेख किए जाते थे, लिखा जाता था। स्तंभों के शिलालेख राजकीय प्रतीक के रूप में युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में, राजकीय प्रतीक के रूप में और युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में महत्वपूर्ण हो गए। साथ ही उसने राजकीय उपदेशों, जो भी उसके गवर्नमेंट ऑर्डर्स थे, राजकीय उपदेश जो थे, का प्रचार करने के लिए स्तंभों का उपयोग किया, है ना। औसतन 40 फीट ऊंचे होते थे, 40 फीट ऊंचे होते थे, बात समझ रहे हैं। मतलब कम से कम 12 फीट की एक छत होती है, मतलब 3 मंजिला मान लीजिए, 3 साढ़े 3 मंजिला। ये स्तंभ सामान्यतः चुनार के बलुआ पत्थर तथा प्रस्तर से बने, चुनार के बलुआ पत्थर और प्रस्तर से बनाए जाते थे। इनके 4 भाग होते थे। लंबा मूठ आधार का निर्माण करता था, जो कि प्रस्तर के एक ही खंड अथवा एकास्म प्रस्तर से बना होता था। इसके सबसे ऊपर कमल और घंटे के आकार में शीर्ष ललाट रखा जाता था। घंटे के आकार, ये देखिए घंटे का आकार है ना, ये ऐसा कुछ घंटे का आकार है ना, ये शीर्ष ललाट ईरानी स्तंभों से प्रभावित है, क्योंकि ये स्तंभ अत्यधिक पॉलिशदार और चमकदार थे। ललाट के ऊपर एक शीर्ष फलक के रूप में ज्ञात वृत्ताकार या आयताकार आधार होता था, जिस पर या तो इस पे इसके ऊपर ऐसे, ये अगर क्रॉस सेक्शन में देखो तो वृत्ताकार या ऐसा आयताकार आधार होता था, जिस पर पशु मूर्ति होती थी। पशु की मूर्ति, जैसे यहाँ पे बाघ, लायन की है, टाइगर की है ना, है ना, इसकी मूर्ति होती थी। चंपारण में लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, चंपारण में कौन सा है, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। वाराणसी में क्या है, सारनाथ स्तंभ। यही हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारा प्रतीक चिन्ह है। अशोक स्तंभ की आधारभूत संरचना कैसी, ऐसी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में देख लेते हैं, जो कि हमने अभी ऊपर देखा था, तो इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। सारनाथ स्तंभ का शीर्ष फलक जो है, सारनाथ स्तंभ का जो शीर्ष फलक मतलब ऊपर वाला एरिया जो है, और पशु भाग भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक है ना, ऑफिशियल हमारा साइन है, सिंबल है। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष में फलक में 4 दिशाओं को निरूपित करते हुए चार पशु चौकड़ी, भारत अश्व पश्चिम में, भारत अश्व जो है वो पश्चिम में है ना, इस साइड में है। वृषभ पूर्व में है, इस साइड में है। फिर उसके बाद हाथी दक्षिण में है, नीचे की साइड में है। सिंह उत्तर में दर्शाए गए हैं। ये पशु अनंत काल तक अस्तित्व का पहिया घुमाते हुए एक दूसरे का पीछा करते हुए प्रतीत होते हैं। मतलब ये ऐसा, अगर आप देखें कि ऐसा करके अगर ये स्तंभ है नीचे को, तो इसमें इस तरीके से बने हुए हैं, और ये ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं आपस में, तो ये अस्तित्व का पहिया घुमाते हुए एक दूसरे का पीछा करते हुए प्रतीत होता है। ये चीजें हैं सारनाथ के स्तंभ में। हाथी रानी माया का स्वप्न, हाथी रानी माया का स्वप्न उसके गर्भ में प्रवेश करता हुआ श्वेत हाथी दर्शाता है। जो रानी माया थी, उनका स्वप्न क्या था कि गर्भ में हाथी प्रवेश कर रहा है, श्वेत बैल। ये हाथी उस चीज का प्रतीक है, ये जो यहाँ पे हाथी है ये उस चीज का प्रतीक है। और बैल जो है वृष राशि चिन्ह दर्शाता है, जिस महीने में बुध का जन्म हुआ था, तो ये बैल वृष राशि को दर्शाता है। अश्व जो है वो कंथक अश्व को निरूपित करता है, जिसका बुद्ध ने राज्य से दूर जाने के लिए उपयोग किया था। तो बुद्ध ने कंथक अश्व का उपयोग किया था, वही अश्व यहाँ पर इस स्तंभ में है। सिंह ज्ञान प्राप्ति का है। मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते शब्द, जिसका अर्थ सत्य की सदा विजय होती है, देवनागरी लिपि में शिलालेख के नीचे उत्कीर्ण। तो यहाँ पे ऐसे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। 4 सिंह सभी दिशाओं में धम्म का प्रसार करते हुए, धम्म मतलब यहाँ पे धम्म का मतलब है धर्म, और धर्म का मतलब क्या होता है, जीने का तरीका, मतलब किस तरीके से, किस व्यवहार से हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वही धर्म है। करते हुए बुद्ध को प्रतीकबद्ध करते हुए हैं। इसे बुद्ध द्वारा पहले धर्मोपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन की स्मृति में बनाया गया था। अब स्तूप देख लेते हैं। स्तूप वैदिक काल से
भारत में प्रचलित स्तूप क्या है? ये वैदिक काल से ये लंबे लंबे स्तूप बना दिए जाते हैं ऐसे करके, ये डोम टाइप के है ना, ऐसे करके स्तूप बनाए जाते हैं। स्तूप वैदिक काल से, मतलब वैदिक, ऋग वैदिक और विविध वैदिक काल से ही भारत में प्रचलित शवाधान टीले हैं। मतलब पहले ऐसे बॉडी लिटाई गई, उसके ऊपर ईंटें मिट्टियां वगैरह तोप दी गई जिससे कि इन्फेक्शन भी ना उड़े, और ये स्तूप ऐसा बना देते हैं, यहाँ पे अपना फूल पत्ती लोग आराधना करते हैं। यह अंत्येष्टि मेघपुंज का पारंपरिक निर्देशन है। यह अंत्येष्टि मेघपुंज का पारंपरिक निर्देशन है। इसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता है। अशोक के राज्यकाल के दौरान स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। किसके कारण? अशोक के दौरान। उसने राज्यकाल के दौरान 84,000 स्तूप बनवाए। 84 नहीं, 84,000 स्तूप। बताइए, 84 के स्तूप बनवाए हैं। वैदिक परंपरा से होते हुए भी स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है। वैदिक परंपरा होते हुए भी स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है ना। वैदिक परंपरा थी तब भी फिर स्तूपों को बौद्ध द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है। बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूप बनवाए गए। इनमें से 8 में उनकी मेधी में बुद्ध के अवशेष थे, जबकि 9वें में वह बर्तन था जिसमें मूल रूप से इन अवशेषों को रखा गया था। स्तूप के विभिन्न भागों को निर्देशित करने वाला मूलभूत आरेख नीचे है। तो इस तरीके से कुछ होता है आपका, ये हम देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं कि स्तूप में। तो इस तरीके से होता है, देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, एक दोहरा सीढ़ी नुमा रास्ता होता है। तो ये सीढ़ी नुमा दोहरा, ये एक इधर से जा सकते हैं, एक इधर से जा सकते हैं। फिर दक्षिणी तोरण है, तो दक्षिणी तोरण इधर से हम जा सकते हैं, मतलब ये ऐसे उठा हुआ डंडे लगे हैं, यहाँ से तोरण है। फिर पत्थर का बाड़ है, तो पत्थर का बाड़ ऐसे ऐसे पूरे तरीके से बाड़ लगा हुआ है ना। फिर उसके बाद ये क्या है, ये पश्चिमी तोरण है। इधर पश्चिमी तोरण है, ये लंबा सा डंडा, और ये पूर्वी तोरण है, एक पिलर बनाया हुआ है। फिर उसके बाद प्रदक्षिणा पथ है, मतलब कि ये जो स्तूप है इस पे अगर हम कोई परिक्रमा करना चाहे तो इस प्रदक्षिणा पथ से ऐसे ऐसे गोल गोल चारों तरफ घूम सकता है। फिर उसके बाद स्तूप गुंबद है, तो ये क्या है, स्तूप गुंबद है। फिर ये हर्मिका कही जाती है, ये यष्टि है, ये छत्र है, मतलब ये विशालता को इसको दर्शाता है। ये छत्र हो गया, यष्टि हो गया, हर्मिका हो गया नीचे, छत्र, यष्टि, हर्मिका, फिर स्तूप गुंबद, फिर प्रदक्षिणा पथ, फिर इधर पश्चिमी तोरण, इधर पूर्वी तोरण, है ना। इस तरीके से कुछ है। विभिन्न भागों के साथ स्तूप की आधारभूत संरचना, ये बेसिक स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ होता है, ये हमने देखा, है ना। अब विभिन्न स्तूप को का कोर कच्ची ईंटों का बना होता है। स्तूप का कोर कैसा होता है? कच्ची ईंटों का बना होता है। जो कोर होता है नीचे का पार्ट होता है, और जो ऊपर कोर होता है, ये सब कोर जो होते हैं, है ना। जबकि बाहरी सतह का निर्माण पक्की ईंटों से होता है, मतलब अंदर का जो है वो कच्ची, बाहर पक्की ईंट, ताकि वो बेकार ना हो जाए, क्षरण ना हो जाए उसका। इसे प्लास्टर की मोटी परत से ढका जाता है। मेधी और तोरणों को लकड़ी की मूर्तियों द्वारा सजाया जाता है। जो तोरण होते हैं, बड़े बड़े पिलर ऐसे बनाए गए हैं पूर्वी और पश्चिमी, उनके लकड़ी की मूर्तियों से सजाया जाता है। श्रद्धालुओं द्वारा पूजा के प्रतीक के रूप में प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर चक्कर लगाया जाता है। उदाहरण, मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप अशोक के स्तूपों का सबसे प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में कहाँ है? सांची में है। याद रखिए, एमपी में सांची में स्तूप है, सांची का स्तूप। उत्तर प्रदेश का में पिपरहवा का स्तूप प्राचीनतम स्तूप है। बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूपों के स्थल राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, बेड़पीठ, पावा, कुशीनगर और पीपली वन में है। तो याद रखिए कहाँ कहाँ है बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूप। राजगृह में है, वैशाली में है, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, बेड़पीठ, पावा, कुशीनगर और पीपली। अब देख लेते हैं हम अशोक के स्तंभों और अकेमेनियन स्तंभों के बीच अंतर। क्या इसमें अंतर है? तो अकेमेनियन स्तंभ कैसे होते थे? अकेमेनियन स्तंभ कैसे होते? अशोक स्तंभ एकाश्म थे, मतलब एक ही, अर्थात इन्हें एक प्रस्तर एक ही खंड से बनाया जाता था, मुख्यतः चुनार के बलुआ पत्थर से। अक्मेनियन स्तंभ बलुआ प्रस्तर के विभिन्न टुकड़ों को एक साथ मिलकर बनते थे। स्थान, अशोक के स्तंभों को राजकीय ढंग से स्वतंत्र रूप से स्थापित कराया गया है। अक्मेनियन स्तंभ सामान्यतः राजभवनों से संलग्न थे, मतलब जो राजभवन थे उन्हीं से जुड़े हुए थे। अब लोकप्रिय कला देख लेते हैं उस समय की क्या है।
राजकीय संरक्षण राजकीय संरक्षण के अतिरिक्त गुहा स्थापत्य कला, मतलब गुफा में क्या स्थापत्य कला थी, मूर्ति कला, मृद भांडों के व्यक्तिगत विकास से भी कला को अभिव्यक्ति मिली। इन्हें एक साथ कला और स्थापत्य कला के लोकप्रिय रूप में वर्गीकृत किया गया। गुफा स्थापत्य कला देख लेते हैं। इस अवधि में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुहा स्थापत्य कला का उद्भव देखा गया है। चट्टानों को काटकर पुजारियों के लिए, है ना, बौद्ध भिक्षुओं के लिए गुफाएं बनाई गई। मौर्य काल के दौरान जैन और बौद्ध भिक्षु सामान्यतः इन गुहाओं को विहार यानी वास स्थल के रूप में उपयोग करते थे। जहां आरंभिक गुफाओं का जैन आजीविका उपयोग करते थे, वहीं बाद में ये बौद्ध, है ना, पहले आजीविका उपयोग करते थे, बाद में मठों के रूप में लोकप्रिय हो गए। मौर्य काल के दौरान गुहाओं की विशेषता अत्यधिक पॉलिशदार भीतरी दीवारें और अलंकृत द्वार थे। पॉलिशदार दीवारें थी, रगड़ रगड़ के पॉलिश की गई थी। बिहार में बराबर की गुफाएं हैं, नागार्जुनी की गुफाएं हैं का निर्माण अशोक के पोते दशरथ के राज्यकाल में दौरान किया गया था। अब मूर्ति कला के बारे में देख लेते हैं। ये तो हमने किसके बारे में देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं मूर्ति कला के बारे में। तो मूर्तियों का मुख्य रूप से उपयोग स्तूप की सजावट, तोरण, मेधी में, स्तूप की सजावट, तोरण, मेधी में धार्मिक अभिव्यक्ति के रूप में। मौर्य काल की दो प्रसिद्ध मूर्तियां यक्ष और यक्षिणी हैं। यक्ष हैं और यक्षिणी हैं। कौन कौन सी हैं? यक्ष और यक्षिणी। मौर्य काल की दो प्रसिद्ध मूर्तियां यक्ष और यक्षिणी, याद रख लीजिए। क्या आ जाए, ये सभी तीन धर्मों, जैन धर्म, हिंदू और बौद्ध धर्म पूजनीय थी। मतलब तीनों ही धर्मों में ये पूजनीय थी। अगर कथा ना जाए कि यक्षिणी तीनों धर्मों में पूजनीय है, तो हाँ सही है। यक्षिणी का सबसे पुराना उल्लेख तमिल रचना शिल्पादिकारम में मिलता है, यक्षिणी का। इसी प्रकार सभी जैन तीर्थंकर यक्षिणी से संबंधित थे। तो ये देखिए यक्षिणी का हम देख रहे हैं प्रतिमा, है ना। बाएं से क्या है, इधर क्या है, ये यक्षिणी है ना। ये क्या है, ये यक्षिणी की प्रतिमा है और ये यक्ष है। तो कुछ हनुमान जी ऐसे गदा पकड़े लग रहे हैं कुछ तो, और क्या लग सकते हैं, पेट से देख लीजिए गणेश जी लग रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। ये देखिए पॉलिशदार है पूरा, सब जगह आपको पॉलिश दिखाई पड़ रहा होगा, पीछे भी इस तरीके से। अब मृदभांड देख लेते हैं। मृदभांड जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। तो मौर्य काल में क्या होता था, मौर्य काल के मृदभांडों को सामान्यतः उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड NBPW, उत्तरी नॉर्थ काले ब्लैक पॉलिशदार P, और मृदभांड W मतलब W का मतलब इंग्लिश में होगा, मृदभांड का मतलब कुछ है तो अभी याद नहीं आ रहा है। उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड या चित्रित धूसर मृदभांड के रूप में जाना जाता है, जो मौर्य काल के मृदभांड थे। इनकी विशेषता काला रंग, अत्यधिक चमक है, बहुत चमकीले, काला रंग तो चमक देते थे। कुछ धातु धातु का प्रयोग करते होंगे हल्का सा, है ना, और मिट्टी का बेसिक रूप से प्रयोग करते हैं, ऊपर धातु का प्रयोग मिक्स यूज करते होंगे। और सामान्यतः उनका उपयोग विलासिता या कोई इस चीज का प्रयोग करते होंगे, जैसे कि कोई जानवर है तो उसके कुछ अंशों का प्रयोग करते होंगे ना, क्या देख लीजिए मृदभांड है। इन्हें प्राय उच्चतम स्तर के मृदभांड के रूप में संदर्भित किया था, उच्चतम स्तर के हैं। पॉलिशदार मृदभांड का नमूना मिट्टी के ही है, मृदभांड है। अब हम देख लेते हैं, हमने मौर्य काल का संक्षिप्त में, ये नोट सी टाइप के हैं, पूरा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नोट सी टाइप के हैं। तो हमने मौर्य काल में देखा क्या क्या चीजें प्रमुख थी। अब मौर्योत्तर काल में हम देख लेते हैं। तो क्या है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब 200 BC में, 200 BC में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। इसमें उत्तर में शुंग, कर्ण, कुषाण और शक प्रमुख थे। उत्तर में कौन थे, यहाँ ऐसे भारत है तो उत्तर में कौन थे, शुंग, कर्ण, कर्ष, कुषाण, शक प्रमुख। भारत को हम ऐसे कुछ बना सकते हैं, ये ऐसे बना सकते हैं, है ना। इसी प्रकार धार्मिक परिदृश्य ने शैव, वैष्णव, शाक्त जैसे ब्राह्मण संप्रदायों का उद्भव देखा। साथ ही इस अवधि की कला बदलते सामाजिक राजनीतिक परिदृश्यों को भी परिलक्षित करना था।
आरंभ किया। चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं स्तूपों के रूप में स्थापत्य कला जारी रही, लेकिन साथ ही कुछ राजवंशों ने अपनी स्वयं की अनूठी विशेषताएं प्रचलित की। इसी प्रकार मूर्ति कला की विभिन्न शैलियों का उद्भव हुआ। मौर्योत्तर काल में मूर्ति कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। तो मौर्योत्तर काल में जो था मूर्ति कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, अशोक के काल के बाद जो लोग आए। अब स्थापत्य कला देखते हैं वहां की क्या विशेषता थी। चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं, स्थापत्य कला चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं। मौर्य काल की भांति चट्टानों से बनाई गई गुफाओं का निर्माण भी जारी रहा। हालांकि इस अवधि में चट्टानी गुफाओं के दो प्रकार अर्थात चैत्य और विहार का विकास किया गया। बिहार बौद्ध जैन भिक्षुओं के लिए विहार जो था, विहार बौद्ध और जैन भिक्षुओं के लिए आवासीय कक्ष होते थे और इनका विकास मौर्य साम्राज्य के दौरान हुआ था। इस तरीके से देख सकते हैं। वहीं चैत्य कक्षों का इस अवधि के दौरान, चैत्य जो थे वो इस अवधि के दौरान, चैत्य कक्षों का इस अवधि के दौरान विकास हुआ। ये मुख्य रूप से समतल छतों वाले चतुष्कोणीय कक्ष थे और प्रार्थना कक्ष के रूप में इनका प्रयोग किया जाता था। जो चैत्य थे वो प्रार्थना के लिए थे। गुफाओं में बारिश से बचने के लिए खुले प्रांगण, पत्थर रोड़ी की दीवारें भी थी। इन्हें मानव पशु आकृतियों से अलंकृत किया गया था। अब देखिए कार्ले का चैत्य हाल, अजंता की गुफाएं 29 और 29 गुफाएं हैं टोटल अजंता की गुफाएं। उसमें से 25 विहार हैं, 4 चैत्य मतलब प्रार्थना स्थल हैं। 25 में लोग रहते हैं, 4 में प्रार्थना स्थल है। तो बाएं में क्या है, ये कार्ले का चैत्य है, यहाँ प्रार्थना स्थल है। ऐसे ऐसे लाइन में सब लोग खड़े हो जाते थे। और यहाँ एलोरा का विहार है, इसमें अलग अलग प्रांगण में देखिए आयताकार है, यहाँ पे सब लोग सो जा रहे हैं ग्रुप बना के। इस तरीके से चीजें हैं। आगे देखते हैं उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं और खंडगिरी की गुफाएं। तो वर्तमान भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर देख लें उड़ीसा के पास, उड़ीसा में जो है कि निकट प्रथम द्वितीय सदी ईसा पूर्व में कलिंग राजा खारवेल जो थे के अधीन इन्हें बनाया गया था। गुफा परिसर में मानव निर्मित प्राकृतिक दोनों प्रकार की गुफाएं हैं। संभवतः जैन भिक्षुओं के निवास के लिए इन्हें बनाया गया था। उदयगिरी में 18 है, खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। उदयगिरी की गुफाएं हाथी गुम्बा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध हैं। उदयगिरी में जो गुफाएं हैं, उदयगिरी में जो गुफाएं वो हाथी गुम्बा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध हैं। वहां पे हाथी गुम्बा अभिलेख है जिसे ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्णित किया गया है। अभिलेख जैन नमोकर मंत्र के साथ आरंभ होता है। अभी हाथी गुम्बा अभिलेख ध्यान से देखिए, ब्राह्मी लिपि में है, जैन नमोकार मंत्र के साथ आरंभ होता है। राजा खारवेल द्वारा किए गए विभिन्न सैन्य अभियानों पर प्रकाश डालता है। राजा खारवेल द्वारा, ठीक है, किए गए कार्यों का अभिलेख करता है। अन्य गुफाओं में भी अभिलेख पाए गए हैं। उदयगिरी में रानी गुफा 2 मंजिला है, उसमें कुछ सुंदर मूर्तियां हैं। इस तरीके से ये हमने उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं के बारे में देखा। उदयगिरी में ही हमारा हाथी गुम्फा और रानी गुम्फा अभिलेख है। अब स्तूप देख लेते हैं। मौर्योत्तर काल में स्तूप विशाल और अधिक अलंकृत होते थे, है ना, अधिक अलंकृत होते थे। जो स्तूप बनाए जाते थे वो और अच्छे बनाए जाते थे। लकड़ी और ईंट के स्थान पर प्रस्तर का अधिक से अधिक उपयोग करते थे। शुंग राजवंश ने स्तूपों के सुंदरता पूर्व अलंकृत प्रवेश द्वार के रूप में तोरण का निर्माण आरंभ किया। मतलब जो एक घुसने की जगह होती है, गेट टाइप का, तोरण को जटिल आकृतियों और पैटर्नों के साथ उत्कीर्णित किया जाता था। ये हेलेनिस्टिक प्रभाव के साक्ष्य थे। मध्य प्रदेश में भरूच का स्तूप, सांची के स्तूप का तोरण, ये सब किसने बनाया था? मौर्योत्तर काल में बनाया गया है। अब मूर्ति कला देख लें मौर्योत्तर काल की। तो इस अवधि में मूर्ति कला की 3 प्रमुख शैलियां अर्थात गांधार, मथुरा, अमरावती शैलियां थी। कौन कौन सी थी? गांधार, मथुरा और अमरावती। इसमें से पूछा ही जाता है कि इन तीनों का डिफरेंस बताइए, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। मथुरा, गांधार, अमरावती शैली की विशेषताएं बताइए, है ना। तो गांधार शैली क्या थी? आधुनिक जो पेशावर है, जो पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान के निकट पंजाब की पश्चिमी सीमाओं से संलग्न हिस्से में गांधार शैली का विकास हुआ है। यूनानी आक्रमणकारी अपने साथ ग्रीक और रोमन मूर्तिकारों की परंपरा लाए, जिससे इस क्षेत्र में की स्थानीय परंपराएं प्रभावित हुई। इस प्रकार गांधार शैली को कला की ग्रीक इंडियन शैली के रूप में भी जाना जाता है। गांधार शैली का विकास
50 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक की अवधि में 2 चरणों में हुआ, जहां आरंभिक शैली नीले धूसर बलुआ पत्थर के उपयोग किए जाते थे, वहीं उत्तरवर्ती शैली में मूर्तियां बनाने के लिए मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग किया जाता था। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां ग्रीक रोमन देवताओं पर आधारित हैं। बुद्ध और बोधिसत्व जो थे उनकी मूर्तियां ग्रीक रोमन जो देवता था उन पर आधारित हैं, जो अपोलो की मूर्तियों से मिलती जुलती हैं। तो इस तरीके से गांधार शैली समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साइड से आई है और ग्रीक और रोमन मूर्तिकारों की परंपरा लाए हैं ये लोग। और 50 ईसा पूर्व से 500 ईसा तक इनकी अवधि में 2 चरणों में इनका जो विकास हुआ है। नीला धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है और बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां भी उन देवताओं से प्रभावित हैं उनके। अब देख लेते हैं हम किसकी बात, अब देख लेते हैं हम मथुरा शैली का प्रयोग। ठीक है, तो मथुरा शैली का विकास पहली और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ। पहली और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब 100 बीसी, 300 बीसी से 100 बीसी के बीच हुआ, है ना। यमुना नदी के किनारे हुआ। मथुरा शैली की मूर्तियां उस समय की सभी तीनों धर्म, बौद्ध, हिंदू धर्म और जैन धर्म की कहानी और चित्रों से प्रभावित हैं। ये नहीं कि इसमें एक ही धर्म है, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, मथुरा शैली में तीनों मिलती है। ये मूर्तियां मौर्य काल के दौरान मिली पहले की यक्ष मूर्तियों के नमूने पर आधारित है। जो पहले की यक्ष यक्षिणी मिली थी मौर्य काल की, वैसे ही आधारित है। मथुरा शैली ने मूर्तियों में प्रतीकों का प्रभावशाली उपयोग किया है। मथुरा शैली ने मूर्तियों में प्रतीकों का प्रभावशाली उपयोग दिखाया है। हिंदू देवताओं का निर्देशन उनकी अवायुध युद्धास्त्र का उपयोग करके किया गया था। उदाहरण के लिए शिव को लिंग और मुखलिंग के माध्यम से दिखाया गया है। इस प्रकार बुद्ध के सिर के चारों ओर प्रभाव मंडल गांधार शैली की तुलना में बड़ा है, ज्यामिति पैटर्न से अलंकृत है। बुद्ध को 2 बोधिसत्वों, कमल पकड़े पदम पड़ी और वज्र पकड़े वज्रपाणी से घिरा हुआ दिखाया गया है। ठीक है, ये मथुरा शैली की बात हो गई है। अमरावती शैली अब देख लेते हैं। तो भारत के दक्षिणी भाग में, मतलब भारत इस तरीके से आप देख रहे हैं फिर से, है ना। ये इस तरीके से अभी कुछ डिजाइन सही नहीं बन रही है ना, धीरे धीरे बनेगी। तो भारत के जो दक्षिणी भाग है, ये वाला नीचे वाला पोर्शन है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, है ना, इस भाग में, भारत के दक्षिणी भाग में अमरावती शैली का विकास सातवाहन शासकों, याद रखिए अमरावती शैली सातवाहन शासक के संरक्षण में कृष्णा नदी के किनारे हुआ। कृष्णा नदी जो इधर थी के इसके किनारे हुआ है। जहां अन्य 2 शैलियों ने एकल आकृतियों पर बल दिया, वहीं अमरावती शैली में गतिशील आकृतियों के प्रयोग पर अधिक बल दिया। गतिशील आकृतियां थी। इस शैली की मूर्तियों में त्रिभंग आसन यानी 3 झुकावों के साथ शरीर था, मतलब जैसे कृष्ण जी खड़े होते हैं इस तरीके से कुछ, का अत्यधिक प्रयोग है। अब इन तीनों का अंतर देख लेते हैं। गांधार, मथुरा, अमरावती शैलियों के बीच का अंतर, है ना। तो आधार क्या था इनका, बाह्य प्रभाव क्या है। आधार में बाह्य प्रभाव देखते हैं तो यूनानी और हेलेनिस्टिक मूर्तियां कला पर का भारी प्रभाव था, अतः इसे भारतीय यूनानी कला के रूप में भी जाना जाता है। गांधार शैली को ऐसे कहते हैं भारतीय यूनानी कला जानते हैं। यह शैली स्वदेशी रूप से विकसित हुई और बाह्य संस्कृतियों से प्रभावित नहीं थी है। तो ये स्वदेशी रूप से थी, यह शैली भी स्वदेशी रूप से विकसित थी और बाह्य संस्कृति से प्रभावित नहीं थी। तो ये दोनों इस बात में सेम है, सिमिलर है। प्रयुक्त सामग्री, प्रारंभिक गांधार शैली में नीले धूसर बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था, जबकि बाद में अवधि में मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग की साक्षी बनी। मथुरा शैली में चित्तीदार लाल बलुआ प्रस्तर का उपयोग किया जाता है और अमरावती शैली में सफेद संगमरमर का उपयोग करके बनाई गई थी। धार्मिक प्रभाव, ग्रीको रोमन देवताओं के मंदिरों से प्रभावित, मुख्य रूप से बौद्ध चित्रकला जो है ग्रीक रोमन देवताओं से प्रभावित थी। उस समय के तीनों धर्मों यानी हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव था। मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का प्रभाव था इस पे, अमरावती पे। संरक्षण किसने दिया, एक कुषाण शासकों का संरक्षण गांधार शैली को था, कुषाण शासकों का संरक्षण मथुरा शैली को भी था, और सातवाहन शासकों को
अमरावती के लिए जाना जाता है। विकास क्षेत्र देख लें तो विकास क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी प्रांत, जो उत्तर और पश्चिम प्रांत था इधर वाला, है ना, आधुनिक गांधार क्षेत्र, जैसे मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस साइड का क्षेत्र था जो था भारत का। मथुरा, सोंक, कंकाटीला और आसपास के क्षेत्रों में विकसित थी। कृष्णा गोदावरी की निचली घाटी में अमरावती और नागार्जुन कोंडा में आसपास क्षेत्रों में विकसित हुई थी ये शैली। अब देख लेते हैं, इसी का एक और विशेषता बची है कि बुद्ध की मूर्ति की विशेषताएं। लहराते बालों के साथ बुद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा में दिखाया गया है। उन्होंने बहुत कम आभूषण धारण किए हैं, योगी मुद्रा में बैठे हैं, आंखें आधी बंद हैं, ध्यान मुद्रा में है, सिर पर उभार जटा को दिखाया गया है, बुद्ध की सर्वज्ञता को प्रदर्शित है ना। तो ये सब चीजें हैं कि लहराते हुए बाल हैं, आध्यात्मिक मुद्रा में, योगी मुद्रा में, आधी बंद, ध्यान मुद्रा, ये सब चीजों में। मथुरा शैली में बुद्ध को मुस्कुराते चेहरे के साथ प्रसन्नचित्त दिखाया गया है। तंग कपड़े पहने हुए, शरीर हष्टपुष्ट है, कम कपड़े हैं लेकिन हष्टपुष्ट शरीर है। चेहरा और सिर मुंडा हुआ है ना, मतलब बाल नहीं है ज्यादा। बुद्ध विभिन्न मुद्राओं में पद्मासन में बैठे हैं, मतलब बैठे हैं पलथी मार के। उनका चेहरा विनीत भाव प्रदर्शन, मतलब संभाव है। सिर वैसा ही उभार है, जटा दिखाई गई है। चूंकि मूर्तियां समानता कथा कला का अंग है, मतलब एक कथा बताती थी, बुद्ध की व्यक्तिगत विशेषताओं पर कंबल दिया गया है। मूर्तियों समानता बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं की कहानी को दर्शाती, मतलब एक कथावाचक शैली में ये बनाई गई थी अमरावती की, है ना। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो बाएं से देख लें तो एक गांधार शैली का एक नमूना है। बाएं से देखें तो ये क्या है, ये गांधार शैली का कला का शैली है। और मथुरा काली शैली में देख लीजिए तो इस तरीके से है ना, कुछ कलाकृतियां ज्यादा हैं, हष्ट पुष्ट शरीर है, तंग कपड़े हैं। और इसमें क्या है, ये एक कथावाचक के रूप में देखिए, हाथी दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ लोग हैं, घोड़े हैं, है ना। इस तरीके से ये अमरावती शैली कथा को बता रही है। किसके उसमें था, सातवाहन के लोगों के लिए था। ये कौन था, कुषाण का संरक्षण में बनी है। ये भी कुषाण के संरक्षण में बनी है। ये ग्रीक और रोमन देवताओं से प्रभावित है। किस देवताओं से प्रभावित है, ग्रीक और रोमन देवताओं से। इसमें हिंदू, जैन और बौद्ध दोनों थे। इसमें बौद्ध धर्म की कथाओं का बताया गया है, इस तरीके से है। अब यूनानी कला और रोमन कला हम देख लेते हैं। यूनानी कला और रोमन कला का क्या प्रभाव रहा, इसके बारे में देखते हैं। तो यूनानी और रोमन शैलियों के बीच कुछ अंतर है। गांधार शैली दोनों शैलियों का एकीकरण करती है। यूनानी और रोमन शैलियों में कुछ तो अंतर था, लेकिन जो गांधार शैली है हमारी, है ना, वो दोनों शैलियों का मिश्रण है। क्योंकि भाई वो उधर ही से अफगानिस्तान साइड से आई है, तो यूनानी और रोमन का मिश्रण कौन होगा, गांधार ही होगी। यूनानी की आदर्शवादी शैली भगवान और अन्य मनुष्यों की पेशीय चित्रण में बल और सौंदर्य दर्शाते हुए परिलक्षित है। मतलब जो मसल्स हैं वो दिखाई गई हैं। संगमरमर का उपयोग करके यूनानी पार्थेनन की कई यूनानी पौराणिक और आकृतियों की मूर्तियां बनाई गई हैं। वहीं दूसरी ओर रोमवासी अलंकरण सजावट के लिए कला का उपयोग करते थे। और यूनानी आदर्शवाद के विपरीत, यूनानी जो आदर्शवाद था उसके विपरीत प्रकृति में यथार्थवादी थे। कौन, रोमवासी थे जो वो प्रकृति के यथार्थवादी थे। और जो यूनानी थे वो अलंकरण में ज्यादा ऐसे 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 मार, और जो रोम वाले थे वो फल पेड़ पौधे पत्ती इस तरीके का चीजें बनाते थे। रोमन कला यथार्थवाद को प्रदर्शित करती है, वास्तविक लोगों और प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण करती है। कौन, रोमन कला। रोमवासी अपनी मूर्तियों में कंक्रीट का उपयोग करते थे। रोमवासी अपनी भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध थे। तो यूनानी रोमन शैली में बुद्ध और रोमन चित्रांकन में समानताएं बता रहा है। यूनानी रोमन शैली में बुद्ध और रोमन चित्रांकन में समानताएं बता रहा है। तो ये है रोमन और ये बुद्ध की प्रतिमा है जो कि यूनानी रोमन शैली में है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब बुद्ध से संबंधित विभिन्न मुद्राएं देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आती ही रहती हैं क्वेश्चन में कि बुद्ध से संबंधित मुद्राएं कैसी हैं, क्या इसका मतलब है। तो पहली देख लेते हैं हम, भूमि स्पर्श मुद्रा। इसमें क्या है, तो बुद्ध की मूर्तियों में पाई जाने वाली एक सर्वाधिक आम मुद्रा है, कौन सी, भूमि स्पर्श मुद्रा।
इस तरीके से भूमि को स्पर्श कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए। इसमें बुद्ध उनके बाएं हाथ से, ये वाला बायां हाथ हुआ, बाएं हाथ को के साथ ध्यान मुद्रा में, ये वाला बायां हाथ हुआ, ये वाला, तो ये बाएं हाथ से क्या है, बाएं हाथ ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, हथेली उनकी गोद में सीधी और दाहिना हाथ पृथ्वी को स्पर्श कर रहा है। इस मुद्रा का सामान्यतः अक्षोभ्य के रूप में ज्ञात नील वर्ण बुद्ध से संबद्ध किया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है, कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस द ट्रुथ मुद्रा एंड इट रिप्रेजेंट द मोमेंट बुद्धास अटेनिंग एनलाइटमेंट। ये कौन सी चीजें बता रही है, जब बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला। अगला क्या जाती है हमारी, ध्यान मुद्रा। पहली है भूमि स्पर्श मुद्रा, अगली आ गई हमारी ध्यान मुद्रा। तो यह मुद्रा इंगित करती है और समाधि या योग मुद्रा भी कही जाती है। क्या कही जाती है, समाधि योग मुद्रा भी कही जाती है। इसमें बुद्ध को गोद में दोनों हाथों को साथ दर्शाया गया है, फैली हुई उंगलियों के साथ दाएं हाथ की पीठ पर, दाएं हाथ की पीठ पर बाएं हाथ की हथेली पर रखी हुई है। कई मूर्तियों में दोनों हाथों के अंगूठे पर स्पर्श करते हुए दिखाए गए। इस प्रकार यह एक रहस्यमय त्रिकोण बनाते हैं। इस तरीके से ये देखिए, ये त्रिकोण बनाते हैं, अंगूठे आपस में स्पर्श कर रहे हैं, इसमें देखिए अंगूठे आपस में स्पर्श कर रहे हैं। यह आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति का द्योतक है, मतलब आध्यात्मिक जो है स्पिरिचुअलिटी इनकी पूरी प्राप्त हो गई है, इसका द्योतक है। बुद्ध बौद्ध वृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान के दौरान बुद्ध द्वारा इस मुद्रा का प्रयोग किया गया था। जो बौद्ध वृक्ष था जहां पे इन्हें एनलाइटमेंट मिला था, इनके देखिए चेले खड़े हुए हैं, वहां पर अंतिम जो इन्होंने ध्यान किया और सारा ज्ञान लास्ट डाउनलोडिंग हो रही थी, उस समय इस मुद्रा का प्रयोग किया गया है। अब देख लेते हैं हम वितर्क मुद्रा। तीसरी मुद्रा प्रमुख है वितर्क मुद्रा। यह मुद्रा शिक्षण और चर्चा या बौद्धिक बहस इंगित करती है। मतलब जब ऐसे कर लें, इस टाइप का ये हाथ आप बना लें, फिगर में देखिए, तो कह रहे हैं ये बौद्धिक बहस या चर्चा को इंगित कर रही वितर्क मुद्रा है। अंगूठे और तर्जनी को पूर्ववृत्त बनाते हुए एक दूसरे को स्पर्श, तर्जनी और अंगूठे को देखिए यहाँ पे पूर्ववृत्त बनाया गया है। दाएं हाथ कंधे के स्तर पर, दायां जो हाथ है वो कंधे के स्तर पर, बायां हाथ श्रोणी स्तर पर रखा है। गोद हथेली में, हथेली ऊपर की ओर रही है, हथेली के ऊपर की ओर रही है, दायां जो है ये ऊपर आया हुआ है। यह बौद्ध धर्म में उपदेश के शिक्षण चरण का द्योतक है। जब अब ज्ञान प्राप्त हो गया, अब शिक्षा दे रहे हैं, तो इस तरीके से दे रहे हैं। अंगूठे और तर्जनी द्वारा निर्मित वृत्त ऊर्जा का निरंतर प्रभाव बनाए रखता है, क्योंकि कोई आरंभ या अंत नहीं, केवल पूर्णता है। मतलब ये देखिए, इस तरीके से ऊर्जा जा नहीं रही, इसी में ही पूर्ण वृत्त में घूमती रही है। इस तरीके का इनका सोचना है, इनका परसेप्शन है। अभय मुद्रा देख लेते हैं। तो यह मुद्रा निर्भयता दर्शाती है कि निर्भय हम। मुड़ी हुई भुजाओं के साथ दाहिना हाथ ऊपर की ओर कंधे की ओर ऊंचाई तक लाया है। दाहिने हाथ की हथेली बाहर की ओर है, उंगलियां सीधी और जुड़ी हुई हैं। बायां हाथ शरीर के बगल में नीचे लटका हुआ है। ये देखिए, ये बायां हाथ जो है नीचे लटका हुआ, दाएं हाथ से ये आशीर्वाद ऐसा कुछ दे रहे हैं, हथेलियां खुली हुई हैं। यह मुद्रा बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद दर्शाई गई है। यह मुद्रा शक्ति आंतरिक सुरक्षा का प्रतीक है। यह वह मुद्रा है जो दूसरे लोगों में भी निर्भयता की भावना पैदा करती। अब धर्म चक्र मुद्रा देख लीजिए। धर्म चक्र का मतलब क्या होता है, धर्म को फैलाना। इस अर्थ में धर्म या नियम का चक्र घुमाना, अर्थात धर्म का चक्र गति में लाना है। धर्म का जो चक्र है वो गति में लाना है, मतलब कि धर्म को फैलाना। इस मुद्रा में दोनों हाथ सम्मिलित हैं, बाहर की ओर हथेली के साथ। ये देखिए, इस तरीके का कुछ मुद्रा है। तर्जनी और अंगूठे को पोर छोड़कर एक रहस्यवादी वृत्त बनाया गया। बायां हाथ अंदर की ओर मुड़ा हुआ है और इस हाथ की तर्जनी अंगूठा दाहिने हाथ का वृत्त स्पर्श करने के लिए जुड़े हैं। यह भाव भगवान बुद्ध द्वारा तब प्रदर्शित किया गया जब उन्हें सारनाथ के हिरण उद्यान में अपने ज्ञान के बाद एक साथी को पहला उपदेश दिया था। बात समझ रहे हैं, सारनाथ के हिरण उद्यान में अपना पहला उद्देश्य जब इन्होंने दिया उपदेश, तब है। अब अंजलि मुद्रा हम देख लेते हैं। अभिवादन, भक्ति और आराधना। अभिवादन, भक्ति और आराधना क्या है? अभिवादन, भक्ति और आराधना। दोनों हाथ छाती पर बंद हैं। दोनों हाथ कहां पर बंद हैं? छाती पर बंद हैं इनके कतई। देखिए सेंटर में बिल्कुल बंद है यहाँ पे।
बंद है इस तरीके से हाथ। हथेलियां और उंगलियां एक दूसरे से लंबवत रूप से जुड़ी हैं। यह भारत में लोगों का अभिवादन नमस्ते करने के लिए प्रयोग होता है, सभी लोग जानते हैं। उपयोग की जाने वाली सामान्य मुद्रा है भारत में। तो यह मुद्रा श्रेष्ठ को नमस्कार को प्रतीक है। श्रेष्ठ कोई हो व्यक्ति, उसको नमस्कार का प्रतीक है, और इससे मतलब श्रेष्ठ लोगों को इस तरीके से नमस्कार करो, सम्मान के साथ आदर का संकेत माना जाता है। या माना जाता है कि सच्चे बुद्ध जो प्रबुद्ध हैं हाथ की यह मुद्रा नहीं बनाते हैं। यह मुद्रा बुद्ध की मूर्तियों में नहीं दिखाई जानी चाहिए। यह मुद्रा बोधिसत्व के लिए है। सत्यों, बोधिसत्वों मतलब जो अनुचरण है, जिनका उद्देश्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयारी करना है, वो ऐसी मुद्रा का प्रयोग करें। देखिए इस तरीके से हाथ कुछ है। अब उत्तर बोधि मुद्रा देख लीजिए। उत्तर बोधि मुद्रा में क्या है? इसका अर्थ सर्वोच्च ज्ञान है। तर्जनी को छोड़कर सभी अंगुलियां गूंथते हुए तर्जनी को सीधे ऊपर बढ़ाते एक दूसरे को स्पर्श करते हुए दोनों हाथों को सीने के स्तर पर रखा गया है। यह मुद्रा व्यक्ति में ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए जानी जाती है। यह मुद्रा पूर्णता का प्रतीक है। नागों के मुक्तिदाता शाक्य मुनि इस मुद्रा में प्रस्तुत किए गए थे। बात समझ लिया आप? अब वरदा मुद्रा और करण मुद्रा देख लेते हैं। वरदा मुद्रा में क्या है और करण मुद्रा में क्या है? यह मुद्रा दया भाव, करुणा, इच्छाओं की स्वीकृति इंगित करती है। दर्शकों की ओर बाहर की ओर खुले हाथ की हथेली के साथ दाहिना हाथ पूरे रास्ते नीचे की ओर प्राकृतिक स्थिति में है। यदि खड़ा हो तो हाथ थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा हुआ रखा गया है। बाएं हाथ भी की मुद्रा भी हो सकती है। तो अरे डायरेक्ट ये मूर्ति आप इसे देखिए, आगे हाथ बढ़ा हुआ है, बस 5 विस्तारित अंगुलियों के माध्यम से यह मुद्रा 5 पूर्णताओं को उदारता, नैतिकता, धैर्य, प्रयास, ध्यान संबंधी एकाग्रता को दर्शाती है। 5 विस्तारित उंगलियों के माध्यम से ये जो 5 विस्तारित उंगलियां हैं उनमें क्या बताती है? उदारता होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, प्रयास एफर्ट्स होने चाहिए, और ध्यान संबंधी एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो वरदा मुद्रा क्या है? मतलब अगर कोई स्टूडेंट इनके पास पढ़ने आया है तो उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? एक तो उदारता हो, पोलाइटनेस हो, उदारता हो, फिर नैतिकता हो, एथिक्स हो, मतलब एक स्टूडेंट का कल्चर हो, धैर्य हो, पेशेंस हो, याद करने का, समझने का, पढ़ने का, एफर्ट लगाए और कंसंट्रेट करे। करण मुद्रा को देख लेते हैं। यहाँ मुद्रा बुराई से बचने का संकेत करती है। नहीं कि आप बुराई करो दूसरे बच्चों की, है ना, या दूसरे लोगों की। आगे की ओर हथेली के साथ हाथ या क्षैतिज रूप से ऊर्ध्वाधर, ये देखिए इसी तरीके से कुछ कर्ण मुद्रा है, रूप से फैला हुआ है। अंगूठा मध्य की 2 मुड़ी हुई उंगलियों को दबाता है। ये 2 मुड़ी हुई उंगलियां हैं, इनको अंगूठा दबा रहा है, लेकिन तर्जनी और छोटी उंगला सीधे ऊपर की ओर है। ये तर्जनी है, ये सीधे ऊपर की ओर है, तर्जनी है ऊपर की ओर है। यह नकारात्मक ऊर्जा को बाहर नकारात्मक ऊर्जा से देखिए बाहर निकालती है। सृजित ऊर्जा बीमारी, नकारात्मक विचार जैसी बाधाएं दूर करने में सहायता करती है। ठीक है, इस तरीके से हमने कर्ण मुद्रा देखी है। अब वज्र मुद्रा जो है ये आखिरी मुद्रा है। इसके बाद हमारा गुप्त काल आ जाएगा। गुप्त काल को हम अगले लेक्चर में खत्म करेंगे, अगले पार्ट में। यह मुद्रा ज्ञान इंगित करती है, ज्ञान इंगित करती है। यह मुद्रा कोरिया और जापान में अधिक ज्ञात है। इस मुद्रा में बाएं हाथ की खड़ी तर्जनी दाएं हाथ की मुट्ठी में रखी जाती है। बाएं हाथ की खड़ी तर्जनी है जो दाएं हाथ की मुट्ठी में है। यह मुद्रा दर्पण वितक्रम रूप में भी देखी जाती है। दर्पण वितक्रम रूप में मतलब कि मिरर उसका रिफ्लेक्ट कर दो। यह मुद्रा ज्ञान और सर्वोच्च ज्ञान के महत्व का प्रतीक है। मतलब कि जो सर्वोच्च ज्ञान है उसका क्या महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है, ज्ञान तर्जनी द्वारा दर्शाया जाता है, और दाहिने हाथ की मुट्ठी उसकी रक्षा करती है। मतलब जो ज्ञान है तर्जनी द्वारा जो निरूपित है उसे रक्षा कर रही है हमारी दूसरी मुट्ठी। तो धन्यवाद, इतना ही इस लेक्चर में है। हमने यहाँ पर मौर्य और मौर्योत्तर काल के वास्तुकला, मूर्तिकला, बौद्ध धर्म, गांधार, मथुरा, अमरावती शैलियों को देखा। अब अगले लेक्चर में हम गुप्त काल को पढ़ेंगे। धन्यवाद।
बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो और हमारा। हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो।